अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज के इस सेशन में हमने जो नया यूनिट स्टार्ट करना है और इस यूनिट का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। और इस केमिकल बॉन्डिंग के सिलेबस का थोड़ा सा मैंने पहले ब्रेकअप दिया है कि हमने कौन कौन से मेजर टॉपिक्स इसमें पढ़ने हैं। तो केमिकल बॉन्ड्स पहले पढ़ेंगे, तो केमिकल बॉन्ड्स के टाइप्स आ जाएंगे। तो केमिकल बॉन्ड्स के हमारे पास 4 टाइप्स हैं। एक तो हमारे पास आयनिक बॉन्ड आएगा, तो डिटेल में हम कर लेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड आएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा, मेटालिक बॉन्ड आएगा। तो ये दो तो थोड़ा सा इनका आइडिया होगा ही। तो आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इनकी बात हम इस यूनिट में कर लेंगे। तो ये 4 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स है जो हमने इस यूनिट में डिटेल में करने हैं। और फिर इन केमिकल बॉन्ड्स की जो फॉर्मेशन है, इनके लिए हमारे पास जो बॉन्डिंग थ्योरीज हैं वो भी 4 पढ़नी है हमने इस यूनिट में। तो कौन सी बॉन्डिंग थ्योरी? एक तो लेविस थ्योरी आ जाएगी। तो उस लेविस थ्योरी में हम वो लेविस डॉट स्ट्रक्चर सीखेंगे बनाना। मे बी लोअर क्लासेस में कुछ सीखा होगा हमने। उसके बाद हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़नी है, वैसिपर थ्योरी पढ़नी है। तो इस वैसिपर थ्योरी से हम कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स की शेप्स निकालेंगे। उसके बाद हमने VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़नी है और उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़नी है। तो ये 4 बॉन्डिंग थ्योरीज पढ़नी है। ये मेजर टॉपिक हेड्स हैं। उसके बाद जो सब टॉपिक्स आएंगे वो इन्हीं बॉन्डिंग थ्योरीज में आ जाएंगे। तो ये हमारे पास सिलेबस ब्रेकअप है इस केमिकल बॉन्डिंग का। तो 4 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स पढ़ने हैं और उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 4 बॉन्डिंग थ्योरीज है। अब हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर है, तो हम पहले इस फर्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? तो पहले लेक्चर में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि ये केमिकल बॉन्ड होता क्या है। टाइप्स तो बाद में आ जाएंगे। तो पहले हम देखेंगे केमिकल बॉन्ड होता क्या है और केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनते हैं। व्हाई एटम्स कंबाइन टू फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड, चाहे वो फिर आयनिक बॉन्ड हो, कोवैलेंट बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो या मेटालिक बॉन्ड। तो ये केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होती है? तो केमिकल बॉन्ड होता है क्या है और ये बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होती है? तो ये हमारे इस पहले लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तो ये सिलेबस ब्रेकअप हो गया इस यूनिट का। अब हम थोड़ा सा पहले यहां पे ये केमिकल बॉन्ड की बात कर देते हैं और एक केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है। केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो व्हाट इज ए केमिकल बॉन्ड? सबको पता होगी केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो 2 एटम्स, एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, उस मॉलिक्यूल में जो एटम्स होंगे उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। सो इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स, attractive force which holds the constituent atoms, or oppositely charged ions, together as a stable molecule. तो ये है केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन, ये आप याद रखोगे। तो केमिकल बॉन्ड क्या? अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स और अपोजिटली चार्ज्ड आयंस टुगेदर एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है ना। पहले तो याद रखना केमिकल बॉन्ड इज बेसिकली द अट्रैक्टिव फोर्स। तो किन के बीच में? अब या तो एटम्स के बीच में है या तो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच में। एटम्स भी हो सकते हैं या आयंस भी हो सकते हैं, कैटायंस और एनायंस के बीच में। तो जो एक मॉलिक्यूल को एज ए स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेगा। तो जैसे मान लो मेरे पास है H और H, तो यहां पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, इतना पता है ना, शायद थोड़ा सा पता है। तो यहां पे बॉन्ड सिंगल, डबल, ट्रिपल, वो बाद की बात है। तो यहां पे जो लाइन दिखा रहे हैं तो इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन एटम्स के बीच में बॉन्ड है। या अगर मैं यहां पे NaCl रख दूं, यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव है, तो यहां पे कैटाइन Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में भी अट्रैक्शन है, तो उसको भी हम बॉन्ड बोलेंगे, केमिकल बॉन्ड बोलेंगे। अब इस केमिकल बॉन्ड और इस केमिकल बॉन्ड में क्या डिफरेंस है?
तो यहां पे भी अट्रैक्टिव फोर्स है, यहां पे भी अट्रैक्टिव फोर्स है। यहां पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है, दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन एटम्स। ये चलो न्यूट्रल एटम्स है, तो हाइड्रोजन भी एटम है, ये भी एटम है, कोई चार्ज्ड एज तो नहीं दिख रहा है। तो इनके बीच में जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इन्होंने ये दो इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर किया होगा, तो उनकी वजह से इन दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, तो दैट इज अ केमिकल बॉन्ड। अब इस वाले केमिकल बॉन्ड को आप क्या बोलते हो, कोवैलेंट बॉन्ड कि आयनिक बॉन्ड? तो इस वाले केमिकल बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, where there is mutual sharing of electrons। तो इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये नहीं कि बस कोवैलेंट बॉन्ड इतना ही है। तो फिलहाल कोवैलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। अब यहां पे तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो फिर यहां पे Na पॉजिटिव आया, Cl नेगेटिव है। अब इस Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स है, तो इनमें भी जो अट्रैक्टिव फोर्स है दैट्स आल्सो केमिकल बॉन्ड, लेकिन इस वाले केमिकल बॉन्ड को आप बोलते हो आयनिक बॉन्ड। तो ये भी आयनिक बॉन्ड है, तो इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ लेंगे। यहां पे तो बस मैं सिंपल कह रहा हूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। तो ये भी केमिकल बॉन्ड है, ये भी केमिकल बॉन्ड है। यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट्स बिटवीन न्यूट्रल एटम्स, बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शेयर हो गए, लेकिन यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट्स बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। तो वही मैं कह रहा हूं, व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? अट्रैक्टिव फोर्स वो तो है ही, किन के बीच में? या तो एटम्स के बीच में या तो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच में। तो अगर न्यूट्रल ऐसे मॉलिक्यूल HCl तो एटम्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन अगर आयनिक कंपाउंड है तब अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच में। और यही केमिकल बॉन्ड्स एक मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाते हैं। तो अगर ये केमिकल बॉन्ड नहीं होता, अगर यहां पे ये कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता, यहां पे आयनिक बॉन्ड नहीं होता, जनरल में अगर एक मॉलिक्यूल में एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्ड्स नहीं होंगे तो मॉलिक्यूल स्टेबल कहां होगा? वो तो अलग से एटम्स में अलग अलग होगा, वो डिसोसिएट होगा। तो एक मॉलिक्यूल तभी स्टेबल होता है, एक मॉलिक्यूल तभी स्टेबल होता है जब वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी एटम्स और आयंस, अगर वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनके बीच में केमिकल बॉन्ड्स हैं। तो एक मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाने के लिए इन केमिकल बॉन्ड्स का होना जरूरी है। तो केमिकल बॉन्ड्स ही जब होंगे तब जाके ही वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। अब ये केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होती है? जैसे थोड़ा आइडिया तो मिला ही होगा कि मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाना है, तो वही हम डिस्कस करेंगे कि ठीक है ये तो केमिकल बॉन्ड हो गया। अब ये केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, ये एटम्स अगर अलग से होंगे तो ये केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, तो ये हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो व्हाई केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड? कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनते हैं? ठीक है, तो क्यों बनते होंगे? तो एक रीजन शायद आप दोगे कि जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि दो एटम्स आपस में केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें। उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, जैसे नोबल गैसेस के, बिकॉज नोबल गैसेस बहुत कम रिएक्टिव हैं, वो बॉन्डिंग में उतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते। रीजन है उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो भी चाहते हैं कि उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आए। तो चलो एक रीजन वो है कि हर कोई एलिमेंट चाहता है नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, मतलब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, उनमें ऑक्टेट नहीं, उनमें डुप्लेट, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक रीजन तो वो है, ठीक है। लेकिन मेन रीजन क्या है? मेन रीजन है एनर्जी वाला रीजन। मतलब कोई भी प्रोसेस क्यों होती है, आप लोग क्यों पढ़ते हो, कोई भी प्रोसेस क्यों होती है? हर कोई प्रोसेस होती है इसलिए ताकि सिस्टम स्टेबल बने। मतलब एटम्स बॉन्डिंग इसलिए करते होंगे ताकि वो स्टेबल बने, और स्टेबल कब बनेंगे? जब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी कि ज्यादा होगी? तो सिस्टम तब ज्यादा स्टेबल होगा जब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो ये एटम्स इसलिए बॉन्ड बनाते होंगे, इनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग इसलिए होती होगी। तो मेन रीजन है कि वो चाहते होंगे कि सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होनी चाहिए। फिर वो पोटेंशियल एनर्जी कैसे कम होगी? जब उनका वो ऑक्टेट कंप्लीट होगा या डुप्लेट कंप्लीट होगा। तो यही मेन 2 रीजंस हैं। तो क्या है कि एक टू एक्वायर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम
पोटेंशियल एनर्जी, एक तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होनी चाहिए, मेन तो यही रीजन है। सेकंड, जिससे हमें वो समझ आ जाता है कि नहीं ऑक्टेट कंप्लीट करना है, चलो टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट और डुप्लेट, ठीक है। अब डुप्लेट तो खाली वो 2 एलिमेंट्स के लिए, आप बोलोगे हाइड्रोजन हीलियम के लिए, बाकी सब के लिए ऑक्टेट। तो मतलब एटम्स इसलिए बॉन्डिंग करते हैं ताकि उनकी वैलेंस शेल में नोबल गैसेस की तरह 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, उनको ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अब ऑक्टेट वगैरह तो पढ़ना ही हमने डिटेल में, लेविस थ्योरी में मैं सिखाऊंगा लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, उनका वो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, तो ये तो हम करेंगे डिटेल में। लेकिन आज क्या हम करेंगे कि ये केमिकल बॉन्डिंग में एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे कम होती है, तो जब एटम्स आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिक्रीज होती है, यही हमारा आज का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग में। तो केमिकल बॉन्डिंग का जो आज का टॉपिक है हमारा, क्या जब एटम्स नजदीक आते हैं तो एटम्स इसलिए नजदीक आते हैं ताकि बॉन्ड बनाए, और बॉन्ड बनाने से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे कम होती है, तो ये हमने यहां पे डिस्कस करना है। चलो, तो हाउ टू डिक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो ये देखते हैं हम इस क्लास में, ठीक है। टू डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं ये कैसे होगा। चलो मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूं इस बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। हम सिंपलेस्ट एटम्स ले लेते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स ले लेते हैं। तो अगर हम 2 हाइड्रोजन एटम्स लेंगे, यहां पे एक हाइड्रोजन एटम है, यहां से भी एक हाइड्रोजन एटम है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, इसकी भी 1s1 है। तो जब ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, H और H हो गया। तो ठीक है, बॉन्डिंग ऐसे करेंगे, 2 एटम्स नजदीक लाके बॉन्ड बनेगा। लेकिन जब ये नजदीक आते हैं तो इनके बीच में क्या अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होते हैं कि रिपल्सिव फोर्सेस, कि अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस दोनों बराबर होंगे, वही हमने देखना है कि जब ये हाइड्रोजन एटम, इस हाइड्रोजन एटम को कैसे दिखाओगे आप, मान लो सेंटर पे न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है ना, चलो H11 दिखा दीजिए, इसकी वजह से 3 आइसोटोप्स हैं, चलो H11 ले लीजिए। तो इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, तो 1s1 में इलेक्ट्रॉन है, तो बाहर से शेल्स में एक इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, शेल में जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज। तो ये जो न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता होगा, ठीक है, पहले। फिर यहां पे भी आपके पास ये जो दूसरा हाइड्रोजन एटम है, वहां पे भी न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूक्लियस उस एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता होगा। तो ये तो पहले ही, ये न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, ये पहले ही कर रहा है, ये बॉन्डिंग के बाद नहीं हो रहा है, इसको पहले ही अट्रैक्ट कर रहा है, और ये न्यूक्लियस भी अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन जब ये 2 एटम्स नजदीक आएंगे ना, इनको नजदीक लाइए, तो नजदीक लाने से क्या होगा, अब जब ये नजदीक, मान लीजिए अब ये काफी दूर थे, इन्फिनिटी पे थे, अब जब ये नजदीक आएंगे तो इसका न्यूक्लियस अब इसके इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा ना, तो एडिशनल अट्रैक्शन आ गई, और इसका न्यूक्लियस अब इस वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो देयर आर 2 एडिशनल अट्रैक्शन टर्म्स। तो ये न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट पहले ही कर रहा था, तो ये कोई एडिशनल अट्रैक्शन टर्म नहीं है, ये न्यूक्लियस भी अपने इलेक्ट्रॉन को पहले ही अट्रैक्ट कर रहा था, तो ये कोई नई अट्रैक्शन टर्म नहीं है। तो एडिशनल अट्रैक्शन टर्म कौन सी है, तो ये फर्स्ट न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, और दूसरे एटम का न्यूक्लियस पहले एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो 2 अट्रैक्शन टर्म्स इंक्रीज होगी जब ये 2 एटम्स नजदीक आएंगे, और इस अट्रैक्शन की वजह से क्या हो सकता है कि ये एटम्स नजदीक आने की कोशिश करेंगे, अट्रैक्शन है तो नजदीक आएंगे। लेकिन फिर जब नजदीक आएंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन्स भी नजदीक आएंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो होगा क्या, तो जब ये नजदीक आएंगे, तो मैं ये नहीं कह रहा कि दूर से रिपल्शन नहीं होगी, लेकिन जब नजदीक आएंगे तो ज्यादा रिपल्शन होगी, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगी, और जब ये न्यूक्लियस भी नजदीक आएंगे तो इन न्यूक्लियस के बीच में भी रिपल्शन होगी। तो काफी ज्यादा नजदीक आने से फिर ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इनकी इंपॉर्टेंस वैसे तभी होती है जब एटम्स काफी नजदीक आते हैं, मतलब इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस अब रिपल करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन भी
अब रिपल करेगा। तो इससे पहले क्या बोला था मैंने, अगर आपको याद है, दो अट्रैक्शन टर्म्स, और अब यहां जो मैंने अब बोला, दो रिपल्शन टर्म्स। तो जब ये दो हाइड्रोजन एटम्स नजदीक आ रहे हैं तो इनमें दो अट्रैक्टिव टर्म्स भी और दो रिपल्सिव टर्म्स भी। तो अगर अट्रैक्टिव टर्म्स डोमिनेंट होंगी तो ये नजदीक आएंगे, अगर रिपल्सिव टर्म्स डोमिनेंट होंगी तो ये दूर जाएंगे। अगर अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बराबर होंगे, वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ना तो नजदीक आएंगे ना तो दूर जाएंगे। अब इसी को हमने डिटेल में डिस्कस करना है। चलो मैं थोड़ा सा मे बी अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया क्योंकि यहां पे कुछ ओवरलैप जैसा हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड मैनर में फिर से दिखा देता हूं ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा एक न्यूक्लियस है, एक एटम का न्यूक्लियस है। मान लीजिए उस दो जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, उन हाइड्रोजन एटम्स को ए एंड बी लेटर से रिप्रेजेंट कीजिए। मान लीजिए ये Na है, ठीक है, और यहां पे एक और न्यूक्लियस है। मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, 2G स्पीड पे कितना आप देख पाते होंगे। चलो ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, तो मैंने इसका नाम रख दिया Na, द न्यूक्लियस ऑफ एटम ए, हाइड्रोजन एटम ए, ये न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम बी है। ठीक है, तो इसमें एक एक प्रोटॉन है। अब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रख दीजिए, ये भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पे एक और। ये दिखाने का तरीका है यहां पे बोर्ड पे, इसे याद रहेगा कितनी अट्रैक्शन टर्म्स कितनी रिपल्शन टर्म्स। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन रख दीजिए इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, तो ये दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन रख दीजिए इलेक्ट्रॉन ऑफ बी। ठीक है, तो क्या ये ए एटम का न्यूक्लियस है, क्या इस इलेक्ट्रॉन को पहले ही अट्रैक्ट करता होगा? हाँ, ये अट्रैक्शन तो पहली होगी, मतलब इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में पहले से ही अट्रैक्शन है। ये इलेक्ट्रॉन तो इसी एटम का है तो अट्रैक्ट तो करेगा ही, तो इनके बीच में अट्रैक्शन पहले से ही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसी एटम को बिलोंग कर रहा है। अब ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस है, एटम बी हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है। मैंने उस हाइड्रोजन एटम को बी लेटर से रिप्रेजेंट किया, तो एन हो गया न्यूक्लियस। तो ये बी एटम का न्यूक्लियस है और ये उसी एटम का इलेक्ट्रॉन है। तो क्या इनके बीच में अट्रैक्शन होगी? हाँ, इनके बीच में भी अट्रैक्शन होगी। तो ये ऑलरेडी से एग्जिस्टिंग अट्रैक्शन है, तो ये बॉन्डिंग की वजह से नहीं है, तो इनके बीच में पहले से ही अट्रैक्शन है। तो दीज आर द ओल्ड इंट्रैक्शंस। लेकिन जब ये मान लीजिए अब ये काफी, फिर से मैं कह रहा हूं, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, तो जब काफी दूर होंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे, तो ये एक दूसरे को ना तो अट्रैक्ट करेंगे ना तो रिपल करेंगे। लेकिन जब नजदीक आएंगे तो क्या होगा? अब ये जो न्यूक्लियस ए एटम का न्यूक्लियस है, अब अपने इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट कर ही रहा था, अब ये दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा, तो यहां पे भी अब जो है वो अट्रैक्शन होगी। तो दिस इज द न्यू इंट्रैक्शन। जो सॉलिड, चलो मैं ये सॉलिड लाइंस दिखा देता हूं, ये डैशड लाइंस दिखा देता हूं। सॉलिड लाइंस जो, दीज आर द ओल्ड अट्रैक्शन टर्म्स एंड दीज आर द न्यू अट्रैक्शन टर्म्स, न्यू इंट्रैक्शंस। तो ये भी अट्रैक्शन होगी, बट दिस इज द न्यू। एंड अब दूसरे एटम का जो न्यूक्लियस है वो पहले एटम के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा, तो दिस इज ऑल्सो द न्यू इंट्रैक्शन। ठीक है, तो ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जब मुझे बोलिए अट्रैक्शन टर्म्स कितनी है टोटल में, यहां पे अगर मैं यहां पे लिख के रख दूं अट्रैक्शंस कौन कौन सी है। ठीक है, अट्रैक्शंस, अट्रैक्शन एक तो है, ये कौन सा एटम है, ये कौन सा, ये पहले एटम का न्यूक्लियस है, चलो Na। ठीक है, Na ये किसको अट्रैक्ट कर रहा है? Na अट्रैक्ट कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन को, Ea। ठीक है, और Nb किसको अट्रैक्ट कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन को, Nb अपने इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, ये वाली जो अट्रैक्शन टर्म्स है NaEa और NbEb, आर दीज ओल्ड इंट्रैक्शंस और न्यू इंट्रैक्शंस? दीज आर ओल्ड अट्रैक्शंस ना, ओल्ड इंट्रैक्शंस। ओल्ड इंट्रैक्शंस ये तो पहले से ही प्रेजेंट थी वहां पे, तो इनको हमने ना उस सॉलिड लाइन से दिखाया, सॉलिड लाइन से। तो क्या कुछ दो एडिशनल अट्रैक्शन टर्म्स भी आ गई? हाँ, कौन कौन सी? एक तो Na ने Eb को अट्रैक्ट किया, तो जो थर्ड अट्रैक्शन टर्म यहां पे आ रही है दैट इज Na
NAEB। क्या मतलब हो गया NAEB? A एटम का न्यूक्लियस B एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और फोर्थ टर्म कौन सी आ रही है, मुझे लगता है आप खुद बोल पाओगे सर, ये वाला न्यूक्लियस जो है NB है ना, NB, तो ये किसको अट्रैक्ट कर रहा है? EA। तो यहां पे लिखना है NB, यहां पे EA। तो मतलब B एटम का न्यूक्लियस A एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो दीज आर द न्यू इंटरेक्शंस और ओल्ड? न्यू। These are new interactions। और ये न्यू इंटरेक्शंस कब ऑपरेट होंगी? ये तभी ऑपरेट होंगी जब वो एटम्स नजदीक, अगर इनफिनाइट पे होंगे तब नहीं, तब तो ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन। लेकिन ये इंटरेक्शंस तब ऑपरेट होंगी जब वो एटम्स अप्रोच करेंगे टुवर्ड्स ईच अदर। और इनको हमने यहां पे इस डायग्राम में दिखाया, चलो डैशड लाइन से मैंने दिखाया इनको, ठीक है। सॉलिड लाइन से मैंने ओल्ड इंटरेक्शंस को दिखाया और डैशड लाइन से मैंने न्यू इंटरेक्शंस को दिखाया। तो होगी 2 न्यू इंटरेक्शंस। टोटल में तो 4 अट्रैक्शन टर्म्स है, लेकिन ये जो 2 अट्रैक्शन टर्म्स थी ये तो ओल्ड इंटरेक्शंस थी और ये 2 न्यू इंटरेक्शंस है। तो ये हो गई, ये कौन सी मैंने दिखाई? अट्रैक्शंस और रिपल्शंस। तो ये जो यहां पे मैंने दिखाया ऐसे, दीज आर द अट्रैक्शंस, जब 2 हाइड्रोजन एटम्स नजदीक आएंगे। लेकिन अब दिखाएंगे हम, अब इसी डायग्राम में नहीं दिखाएंगे, इनको फिर से दिखाएंगे। अब रिपल्शन टर्म्स कौन कौन सी होगी? तो ये तो होगी अट्रैक्शंस। टोटल में 4 अट्रैक्शंस, 2 ओल्ड 2 न्यू। अब देखते हैं कि जब ये 2 एटम्स नजदीक आएंगे तो इनके बीच में कौन सी न्यू इंटरेक्शंस होंगी? तो 2 रिपल्शन टर्म्स होंगी जो मैंने अभी बोला था। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंटली बोल रहा हूं, चलो दिखा देते हैं वो रिपल्शन टर्म्स कैसे होंगी। अब चलो मैं इसको रब ऑफ कर देता हूं, ठीक है। ये मेरे पास फिर से, ये हमारे पास है NaNB, इतना पता है ना, तो माशाल्लाह आप लोग बहुत काबिल होंगे। तो ये A एटम का न्यूक्लियस है, ये B एटम का न्यूक्लियस है। ये A एटम का इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मैंने तो अट्रैक्शंस दिखा दी, अब मैं रिपल्शंस दिखाता हूं बोर्ड पे अलग से। एटम में अलग से नहीं होंगे, एटम में अट्रैक्शन और रिपल्शन टर्म्स एक साथ होंगे। अब मैं बोर्ड पे अलग से दिखा रहा हूं, ठीक है। तो जब ये एटम्स नजदीक आएंगे तो न्यूक्लियर भी नजदीक आएंगे, तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपल करेंगे? तो ये रिपल करेंगे। तो चलो ठीक है, तो मुझे लगता है नजदीक नहीं आएंगे, तो ये तो दूर ही जाएंगे। ये चाहेगा उस डायरेक्शन में जाना, ये चाहेगा इस डायरेक्शन में जाना, ठीक है ना। ये एक दूसरे की रिपल्शन की वजह से ये चाहेंगे कि एक दूसरे से दूर जाए, तो मैंने ऐसे एरो दिखा दिया। तो दिस इज द रिपल्शन टर्म। और ये इलेक्ट्रॉन्स भी जब नजदीक आएंगे ये भी चाहेंगे एक दूसरे से दूर जाना, ठीक है ना। तो ये भी चाहेंगे एक दूसरे से दूर जाना। तो मतलब 2 रिपल्शन टर्म्स भी आ गई। जरा कहां पे लिख दूं मैं रिपल्शन टर्म्स? ठीक है, चलो यहां पे रिपल्शंस लिख देते हैं। रिपल्शंस, तो कितनी रिपल्शंस है? क्या कोई पुरानी वाली रिपल्शन टर्म है? नहीं, मतलब मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं। हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है, शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पे तो ओरिजिनल रिपल्शन टर्म कोई है ही नहीं। अगर आप कोई बड़ा सा एटम लोगे, आप ऑक्सीजन लोगे, नाइट्रोजन लोगे, वहां पे न्यूक्लियस में 1 से ज्यादा प्रोटॉन्स, शेल्स में 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिपल्शन टर्म्स भी होंगी। लेकिन मैं सिंपलेस्ट एटम यहां पे ले रहा हूं, हाइड्रोजन एटम, उसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है, तो 1 ही प्रोटॉन है, उस पे पॉजिटिव, वो किसको रिपल करेगा? शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो किस इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा? तो एक एटम में, हाइड्रोजन एटम में, अगर वो फ्री हाइड्रोजन एटम है, उसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई रिपल्शन टर्म है ही नहीं। लेकिन अब अगर वो 2 हाइड्रोजन एटम्स नजदीक आ रहे हैं, अब रिपल्शन टर्म्स आ रही है। तो कितनी रिपल्शन टर्म्स? 2। कौन कौन? आपको खुद ही लिखना आएगा, NaNB। न्यूक्लियस ऑफ A की रिपल्शन होगी न्यूक्लियस B के साथ, और EA एंड EB। तो A एटम का इलेक्ट्रॉन B एटम के इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा। तो ठीक है, अब जरा मुझे बोलिए, जब मैंने इन 2 मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं, जब ये 2 हाइड्रोजन एटम्स नजदीक आएंगे तो मुझे बोलिए न्यू इंटरेक्शंस टोटल में कितनी है? छोड़िए ये 2 तो पुरानी है, छोड़िए पुरानी चीजों में क्या रखा है। अब टोटल में कितनी इंटरेक्शंस है? टोटल में 4 इंटरेक्शन, न्यू 4 इंटरेक्शंस, 2 न्यू अट्रैक्शंस, 2 न्यू रिपल्शंस, 2 न्यू अट्रैक्शंस, 2 न्यू रिपल्शंस। अगर जितना मैग्नीट्यूड अट्रैक्शन टर्म्स का होगा,
अगर उतना मैग्नीट्यूड रिपल्शन टर्म्स का भी होगा तो कुछ नहीं होगा, ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो एटम्स ना तो नजदीक आएंगे ना तो दूर जाएंगे। लेकिन अगर अट्रैक्शन टर्म्स डोमिनेंट है एज कंपेयर टू द रिपल्शन टर्म्स, तब एटम्स नजदीक आएंगे। लेकिन अगर रिपल्शन टर्म्स डोमिनेंट है देन अट्रैक्शन टर्म्स, तब वो दूर जाएंगे। अब क्या लगता है आपको, आप ना गेस कीजिए। अगर मैं कह रहा हूं कि दो हाइड्रोजन एटम जब नजदीक आ रहे हैं तो नजदीक आके उनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो क्या लगता है आपको उनके बीच में ये जो दो अट्रैक्शन टर्म्स है ये डोमिनेंट होंगी कि रिपल्शन टर्म्स डोमिनेंट होंगी? ऑब्वियसली अट्रैक्शन टर्म्स डोमिनेंट होंगे। तो जब एटम्स दूर से नजदीक आते हैं तो उनमें अट्रैक्शन टर्म्स डोमिनेंट होती है, और इन डोमिनेंट अट्रैक्शन टर्म्स की वजह से ही दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है। अगर वो डोमिनेंट होती तो बॉन्ड कहां बनता? तो जब बॉन्ड नहीं बनता तो हम ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे होते? हम तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे, बॉन्ड बनाना है हमने, ठीक है? तो बॉन्ड बनेगा तब जब दो एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव टर्म्स डोमिनेंट होंगी। हां, क्या कभी रिपल्शन टर्म्स डोमिनेंट होती है? हां, जब वो बॉन्ड बनाएंगे, अगर बॉन्ड बनाने के बाद उनको आप और नजदीक लाओगे तब जाके रिपल्शन टर्म्स डोमिनेट होती है, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में। तो थोड़ा सा आइडिया आया होगा। तो मान लो अभी आपको पूरा अच्छे से नहीं आया समझ, लेकिन एटलीस्ट आपने याद रखा कि जब दो हाइड्रोजन एटम्स नजदीक आते हैं तो टोटल में तो 4 अट्रैक्शन टर्म्स, 2 रिपल्शन टर्म्स, 4 में से 2 ओल्ड वंस छोड़िए उनको, 2 नई अट्रैक्शन टर्म्स, 2 नई रिपल्शन टर्म्स। तो अगर बॉन्ड बन रहा है इसका मतलब है 2 अट्रैक्शन टर्म्स डोमिनेंट है ओवर 2 रिपल्शन टर्म्स। अब इसी जो मैंने यहां पे डाटा दिया, जो मैंने यहां पे सब कुछ एक्सप्लेन किया, इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। आप अक्सर बुक्स वगैरह पे देखोगे इस पे ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं, तो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोगे पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। आप बॉन्ड मतलब पोटेंशियल एनर्जी एक कर्व बनाएंगे, एक डायग्राम देंगे जब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है इन्हीं इंटरेक्शंस को यूज करके, ठीक है? तो हमने ड्रॉ करना है पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। चलो 2 हाइड्रोजन एटम्स ही ले लेते हैं, तो आसान है। चलो इतना यहां तक आपको होपफुली समझ आया होगा, और अगर थोड़ा सा डाउट भी है तो डाउट्स भी अभी दूर होंगे। तो मैंने क्या बनाना है आपको पता है असल में हम ये बना क्या रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल बॉन्ड। क्या होता है केमिकल बॉन्ड? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 एटम्स। चलो कम वर्ड्स यूज करेंगे, उतनी कौन याद रखता है? चलो कोविड में कौन रखेगा उतनी, पता नहीं, आपने वो 2-3 लाइंस में कुछ लिखा। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बस खत्म बात। उसके बाद बॉन्ड क्यों बनता है? तो जनरल में बोलिए, मैं बोलूंगा ये क्यों होता है? ये होता है स्टेबिलिटी के लिए। अच्छा वो क्यों होता है? वो भी होता है स्टेबिलिटी के लिए। ये क्यों हो रहा है? ये भी हो रहा है स्टेबिलिटी के लिए। बॉन्ड क्यों बनता है? वो भी होता है स्टेबिलिटी के लिए। तो हर कोई चीज होती है स्टेबिलिटी के लिए। और स्टेबिलिटी कब आती है? स्टेबिलिटी आती है जब पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कम होगी। तो हम वही कोशिश कर रहे हैं यहां पे एक्सप्लेन करने की कि जब 2 एटम्स आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे कम होगी। तो मैंने अभी फिलहाल अट्रैक्शन टर्म्स भी दी, रिपल्शन टर्म्स भी दी, तो उसको मैं अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं कि एटम्स जब नजदीक आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे कम होती है, ठीक है? तो देख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, बिटवीन 2 एटम्स। चलो 2 हाइड्रोजन एटम्स में दिखाएंगे पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, ठीक है? अब ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे देख लीजिए, ठीक है? तो यहां पे मैं क्या रख देता हूं, चलो y एक्सिस पे आप ना पोटेंशियल एनर्जी दिखा दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी कहीं पर रेफरेंस वैल्यू रख दीजिए 0, तो ठीक है? तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी, यहां से आप दिखा दीजिए x एक्सिस पे दिखा दीजिए इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस 2 एटम्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है? चलो r से रिप्रेजेंट कीजिए। तो यहां पे इसको रेफरेंस वैल्यू ले लीजिए। अगर ये 0 है तो इसके अपर साइड से जो एनर्जी होगी वो पॉजिटिव होगी, और 0 यहां से पोटेंशियल एनर्जी का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है? तो
तो अब क्या होता है, या थोड़ा सा मुझे लगता है मैं जब ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो यहां पे मुझे थोड़ा जगह कम मिल रही है, मैं थोड़ा सा ऊपर दिखा देता हूं यहां पे, ठीक है। तो यहां पे मैं 0 रख देता हूं, उसके अपर साइड से पॉजिटिव, यहां से नेगेटिव, ठीक है। चलो, तो यहां से मैंने पोटेंशियल एनर्जी रख दिया और यहां से इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो अब देखना है होता क्या। तो जब एटम्स नजदीक आते हैं ना, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम कुछ आ जाएगा ना, वो कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। वहां पे उतनी स्पेस नहीं है, आप इसको ऐसे देख लीजिए। चलो, मैं यहां पे कुछ लेटर्स लिख देता हूं। मान लीजिए यहां पे पोजीशन, इस पोजीशन को आप A रख दीजिए, इस पोजीशन को आप B रख दीजिए यहां पे, और यहां से कुछ चलो C रख दीजिए। तो डायरेक्शन जो मैं दिखा रहा हूं, चलो मैं ऐसे दिखा रहा हूं, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं। अब वहां से आइए, यहां से वहां मत जाइए, अब यहां से वहां जाइए। तो क्या हो रहा है, ठीक है सर, क्या हो रहा है यहां पे देखते हैं। सर, जब आप A से B जा रहे हो तो हमें लग रहा है हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मुझे भी यही लग रहा है, नीचे जा रहे हैं। फिर B से जब हम C की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम ऊपर जा रहे हैं। तो इतना शायद सबको दिख रहा है, हम नीचे जा रहे हैं और फिर ऊपर जा रहे हैं। लेकिन क्या नीचे जाने का मतलब क्या है, इस ग्राफ में नीचे जाने का मतलब क्या है। यहां से हम क्या दिखा रहे हैं, यहां से हम पोटेंशियल एनर्जी दिखा रहे हैं। तो इसका यह मतलब हो गया कि जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, इस डायरेक्शन में जब हम जा रहे हैं, व्हाट हैपेंस टू द पोटेंशियल एनर्जी। तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और यहां पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है ना। ये वाला जो पॉइंट है ना, पॉइंट B, this is the point where the potential energy is minimum potential energy। और पोटेंशियल एनर्जी अगर वहां पे मिनिमम है तो वहां पे सिस्टम सबसे ज्यादा अनस्टेबल कि स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, ठीक है। तो यहां पे जो सिस्टम है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो बाद की बात है। चलो, तो मैं क्या कह रहा हूं, A से जब हम B जा रहे हैं तो नीचे जा रहे हैं, नीचे जाने का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। फिर जब मैं B से C जा रहा हूं तो व्हाट हैपेंस टू द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो रही है। तो अगर आप एनर्जी और स्टेबिलिटी में देखोगे, मैंने बोला ना एनर्जी जितनी कम होगी सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल। तो इसका यह मतलब हो गया हम पहले स्टेबिलिटी की डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसके बाद अनस्टेबल, ठीक है। तो ये सब चीजें आ जाएंगी। तो सब आपको यहां पे इस ग्राफ में हर एक पॉइंट समझ आना चाहिए, आप इसको खुद इंटरप्रेट करने चाहिए, फिर दूसरों को एक्सप्लेन करनी चाहिए फिर, ठीक है। तो मैं फिलहाल ये नहीं लिख देता हूं क्योंकि मुझे इसके बगैर भी कुछ और चीजें लिखनी है, ठीक है। तो क्या हो गया यहां पे, A से B क्या हो रहा है, एनर्जी कम हो रही है। B से C क्या हो रहा है, एनर्जी ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो ये एनर्जी की बात। अब जरा मुझे बोलिए, जब मैं A से B जा रहा हूं, व्हाट हैपेंस टू द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। जब मैं A से B की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का वैल्यू इस डायरेक्शन में, यहां से यहां, कहां से कहां, वहां से, यानी A से B तक, व्हाट हैपेंस टू द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। तो इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है क्योंकि इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। यहां पे जरा मुझे बोलिए, व्हाट इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हियर, 0। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब दो एटम्स आपस में मर्ज हो गए, तो उनके बीच में डिस्टेंस है ही नहीं। एक एटम, दो एटम्स के बदले शायद एक एटम बना है। लेकिन जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो ना, इस डायरेक्शन का मतलब डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, मतलब यहां पे एटम्स नजदीक है, यहां पे एटम्स थोड़ा दूर है। हाइड्रोजन एटम्स ले लीजिए, यहां पे बहुत दूर है, ठीक है। तो यहां पे बहुत ज्यादा दूर है। तो ये जो आप यहां से दिखा रहे हो, इट इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। दो हाइड्रोजन एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो यहां पे दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 0। तो मतलब वो दो न्यूक्लियस है ही नहीं, दो न्यूक्लियस के बदले एक न्यूक्लियस बना है। अब ये तो है ही नहीं, हाँ न्यूक्लियर फ्यूजन में ऐसा होता है। तो यहां पे डिस्टेंस 0 है, तो इस डायरेक्शन में द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस इंक्रीजेस। लेकिन व्हाट हैपेंस इन द रिवर्स डायरेक्शन में, तो रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा हूं। तो रिवर्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है, तो रिवर्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मैं कहां से कहां आ रहा हूं, A से B। तो पहले तो ये समझ आना चाहिए ना, क्योंकि कभी कभार फिर इन चीजों में फिर कंफ्यूजन होता है। तो जब मैं A से B डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मैं नीचे जा रहा हूं। तो नीचे जाने का मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। और कब कम हो रही है, A से B में जा रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। और इस डायरेक्शन में जाने का मतलब, इस डायरेक्शन में, तो जब दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस कम होगी, यही है ना मतलब। A से B जब आप जा रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, कब, जब उन दो एटम्स के बीच में जो इंटरन्यूक्लियस है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो कम है। तो यहां पे मिनिमम है। उसके बाद जरा बोलिए,
जब आप B से C जा रहे हो, जब B से C जा रहे हो, तो व्हाट हैपन्स टू द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है कब? जब आप ये थोड़ा लेफ्ट जा रहे हो ना, थोड़ा उतना नहीं, यहां पे स्लोप ज्यादा है, यहां पे स्लोप कम है, तो लेकिन थोड़ा थोड़ा सा लेफ्ट जा रहा है, तो थोड़ा थोड़ा सा लेफ्ट जा रहा है मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होने से पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। तो अगर आप एक चीज कॉमन देखोगे, A से B, B से C, A से B जाते जाते B इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो रही है क्योंकि आप यहां आ रहे हो, और B से C जाते जाते भी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो रही है, तो इस डायरेक्शन में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो रही है, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। लेकिन व्हाट हैपेंस टू द पोटेंशियल एनर्जी? द पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू पहले डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अब इसी को हमने एक्सप्लेन करना है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है। असल में अगर आप पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। ठीक है ना? अगर दो चार्जेस के बीच में हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है एक पे चार्ज कितना है, दूसरे पे चार्ज कितना है, और उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो एक चीज याद रखिए, अगर मैंने रिपल्शन, अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है, अगर दोनों पे सेम चार्ज होगा, अब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का तो हमेशा साइन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, लेकिन अब दोनों पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा, या तो दोनों पे नेगेटिव चार्ज होगा, या तो एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव। सर मुझे बोलिए, अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव। अगर दोनों पे नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी आल्सो पॉजिटिव, लेकिन अगर एक पे पॉजिटिव है दूसरे पे नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव। एक सिंपल तरीका याद रखने का, मुझे इसको ज्यादा नहीं खींचना है, लेकिन सिंपल तरीका क्या याद रखने का, अगर मैं ऐसे भी ना बोलूं तो सिंपल तरीका क्या है बोलने का, कि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बात करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बात करेंगे तो जब रिपल्शन होगी ना, तो जरा मुझे बोलिए रिपल्शन कब होगी? रिपल्शन कब होगी? रिपल्शन होगी जब दोनों पे चार्ज सेम होगा कि डिफरेंट? दोनों पे चार्ज सेम, प्लस प्लस या माइनस माइनस, व्हाट विल बी पोटेंशियल एनर्जी? प्लस और माइनस। सर पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी कब? रिपल्शन में। अच्छा जरा मुझे बोलिए, अब अगर अपोजिट चार्ज है, एक का प्लस है दूसरे का माइनस है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव हो गया नेगेटिव, तो तब तो नेगेटिव होगी, लेकिन जब मतलब जब एक का पॉजिटिव होगा दूसरे का नेगेटिव होगा, देन दैट विल बी अट्रैक्शन। तो अब यही आप याद रखिए, ये आप याद रखिए। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है जब दो चार्जेस में रिपल्शन होगी। तो जब रिपल्शन होती है ना, तो रिपल्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है, और अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। इसको आप याद रखिए, ठीक है? अब जरा यहां पर देख लीजिए इस ग्राफ में, तो मैं क्या दिखा रहा हूं, यहां से पोटेंशियल एनर्जी है, यहां से इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। तो यहां पे मान लीजिए मैंने क्या रखा है, एज पर दिस ग्राफ, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? 0। तो इसका यह मतलब है कि यहां पे जो दो हाइड्रोजन एटम्स है ना, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, अब यहां पे इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं दिखा सकते, लेकिन मान लीजिए वो काफी दूर है, तो जब दो हाइड्रोजन एटम्स काफी, अब इनफाइनाइट का मतलब वो वाला इन्फिनिटी भी नहीं, चलो काफी दूर है, इतना दूर है कि उनके बीच में ना तो अट्रैक्शन है ना तो रिपल्शन है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी का जो साइन है दैट इज, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड मैंने रेफरेंस वैल्यू 0 रखा है। तो इसका मतलब यह है कि उन दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में ना तो अट्रैक्शन है ना तो रिपल्शन है, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। फिर क्या पा रहे हो सर, आप ना इस डायरेक्शन में जा रहे हो, हम भी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम भी इसी के साथ चलेंगे, तो हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस डायरेक्शन का मतलब हम उन दो एटम्स, अब अगर यहां पे वो काफी दूर थे, उनको नजदीक लाइए और नजदीक लाइए और नजदीक लाइए, तो नजदीक लाने से क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू एटम जो नजदीक आ रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, मतलब 0 से नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी जा रही है फ्रॉम 0 टू नेगेटिव। नेगेटिव कब अभी लिखा था कुछ यहां पे, नेगेटिव कब? जब अट्रैक्शन होगी कि रिपल्शन होगी? जब अट्रैक्शन होगी। तो दो एटम्स नजदीक आ रहे हैं, जो वो काफी दूर थे, अब आपने उनको नजदीक लाया, जो वो नजदीक आ रहे हैं, तो नजदीक आने से उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वही डोमिनेंट है, और अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से एनर्जी कम हो रही है। तो मुझे बोलिए, यहां से यहां तक
कहां से कहां तक? फ्रॉम पॉइंट ए पे उनमें अट्रैक्शन डोमिनेंट है कि रिपल्शन डोमिनेंट है? कुछ नहीं है। पॉइंट ए पे उनमें ना तो अट्रैक्शन है ना तो रिपल्शन है। लेकिन पॉइंट ए से बी तक उनमें अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है? उनमें अट्रैक्शन डोमिनेंट है, तभी तो नजदीक आएंगे। तो मतलब यहां से यहां तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये याद रखिए। कहां से कहां तक? From point A to point B, the force of attraction is dominant over force of repulsion. मतलब वो जो दो अट्रैक्टिव फोर्सेस आ रहे थे उनका मैग्नीट्यूड वो दो रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा होगा। तो पहुंच गए ना यहां पे। अब यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है, सबसे कम है। लेकिन आप जरा मुझे बोलिए, अगर आप यहां से आप और इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है ना, अगर आप यहां से ना और मतलब यहां से क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। क्यों? क्योंकि अगर आप डिस्टेंस कम कर रहे हो, डिस्टेंस और कम करो, तो डिस्टेंस कम करने से व्हाट हैपेंस टू द पोटेंशियल एनर्जी? इंक्रीज। यहां से जब आप B से C जा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी एब्रप्टली इंक्रीज हो रही है, इसका स्लोप भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है। तो B से C की डायरेक्शन में जब हम जा रहे हैं तो इसका मतलब एब्रप्टली कुछ ज्यादा हो रहा है। क्या ज्यादा हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो रहा है। क्यों? ये पोटेंशियल एनर्जी काफी ज्यादा पॉजिटिव बन रहा है। क्यों बन रहा होगा पॉजिटिव? यहां पे इससे पहले अभी कुछ लिखा था। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव बनती है अट्रैक्शन की वजह से कि रिपल्शन की वजह से। तो इसका ये मतलब हो गया जब आप पॉइंट बी से सी की डायरेक्शन में जा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी एब्रप्टली ज्यादा हो रही है, बिकॉज अब इन दो एटम्स के न्यूक्लियर नजदीक आ रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे, न्यूक्लियर भी आएंगे, और उन न्यूक्लियर दोनों न्यूक्लियर पे पॉजिटिव चार्ज है, उनमें रिपल्शन होगी और रिपल्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। तो फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी which force will be dominant, attraction or repulsion? तो यहां पे force of repulsion का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? फिर से देख लीजिए। यहां से यहां पे पॉइंट ए पे तो कितना दूर थे सर? बहुत दूर थे, उनमें कुछ नहीं था, ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन। अब और नजदीक लाइए ना, थोड़ा सा नजदीक लाइए। किनको लाइए? एटम्स को। वैसे तो खुद आएंगे, हमने हाथ से नहीं लाना है। तो जो नजदीक आएंगे किसकी वजह से आएंगे? अट्रैक्शन की वजह से। तो अट्रैक्शन डोमिनेट, रिपल्शन तो आएंगे ना नजदीक 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 नजदीक। कहां तक? पॉइंट बी तक। अच्छा, लेकिन अगर आप बाई कंपल्शन एज पर द ग्राफ अगर आप उनको और नजदीक लाओगे, अगर हम और नजदीक लाएंगे तो अब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है मेनली बिकॉज ऑफ रिपल्शन। इसका मतलब हो गया जब आप और नजदीक लाओगे ना, और नजदीक लाओगे तो न्यूक्लियर बहुत नजदीक आएंगे। तो जब न्यूक्लियर बहुत नजदीक आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत नजदीक आएंगे, तो रिपल्शन होगी, रिपल्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। तो फ्रॉम ए टू बी भी आ गया, बी टू सी भी आ गया। अब जरा बोलिए पॉइंट बी, बोलिए पॉइंट बी पे अभी कुछ लिखा था मैंने, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है कि मैक्सिमम? सर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, ये पता ही है। सेकेंड, वहां पे मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल? मोस्ट स्टेबल, ठीक है। वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि फोर्स ऑफ रिपल्शन? यहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट है, यहां पे रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट। तो इस पॉइंट पे क्या होगा? मुझे पता है, मुझे आप पे बहुत भरोसा है, आप लोगों ने सही बोला होगा अंदर से। मैंने सुना, क्या बोला होगा आपने? इस जगह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड सेम होगा एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ रिपल्शन। और इसी पॉइंट पे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, यहां पे सबसे ज्यादा स्टेबल है। इस पॉइंट पे अट्रैक्शन एंड रिपल्शन एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, और इसी पॉइंट पे हम बोलते हैं कि दो एटम्स बॉन्डेड स्टेट में, और वहीं पे दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो यहां पे इस पॉइंट बी पे दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन गया। तो यहां पे बॉन्ड बना ना, यहां पे नहीं बॉन्ड बना, यहां पे एनर्जी कितनी थी? 0। यहां पे बॉन्ड बना। हाँ, अब आप मुझे बोलिए, अगर आप ऐसे भी देखोगे ना, अगर हम इस तरह से भी देखेंगे, जरा आप कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए ना, चलो मैं चाक रख देता हूं यहां पे, जरा आप इसको यहां पे रख दीजिए, ठीक है ना? वैसे तो नीचे गिर गया, चलो। हाँ, तो आप ना यहां पे रख दीजिए। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रख दोगे यहां पे, तो कहां? वो यहां नीचे आएगा ना। कॉमन सेंस भी, आप इसको रस्सी ले लीजिए, तो यहां पे किसी ऑब्जेक्ट को रखिए, वो भी नीचे आएगा, यहां पे रख दीजिए, वो भी नीचे आएगा। अब ये उसके साथ बिल्कुल दूर दूर तक कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर ये एटम्स यहां पे होंगे तो ये क्या यहां पे स्टेबल होंगे? नहीं, तो ये यहां से यहां आएंगे। किसकी वजह से? अट्रैक्शन की वजह से कि रिपल्शन की वजह से? अट्रैक्शन की वजह से। अगर यहां पे होंगे तो वहां पे तो रिपल्शन बहुत ज्यादा है, तो ये चाहेंगे दूर जाना, तो ये दूर जाएंगे, ये डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे। तो यहां से यहां तक भी नहीं रहेंगे, यहां से यहां तक भी नहीं रहेंगे, ये यहां पे रहेंगे, और यहां पे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है,
यहां पे सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो यहीं पे इन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन गया। अब यहां पे जरा मुझे बोलिए, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से क्या दिखा रहे थे? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब जितना आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। तो यहां से यहां तक क्या है? ये तो 0 है, ठीक है। तो यहां से यहां तक कुछ वैल्यू होगा। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियर, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। यहां से यहां तक इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू, चलो हाइड्रोजन न्यूक्लियर, जब उनके बीच में बॉन्ड बन गया। यहां से ये भी डिस्टेंस है, यहां पे भी डिस्टेंस, लेकिन ये वाली जो डिस्टेंस है ना यहां से यहां तक, इट्स द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू हाइड्रोजन न्यूक्लियर, बिटवीन द टू एटम्स। जब उनके बीच में बॉन्ड बन गया तो इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो यहां से यहां तक, तो हम ग्राफिकली भी किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं, अगर मैं हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करूं, मुझे उसका वैल्यू याद है, तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है ना, दैट इज 74 पिकोमीटर, ठीक है ना। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो दो हाइड्रोजन एटम्स है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो दो हाइड्रोजन एटम्स है, उनके न्यूक्लियर के बीच में जो डिस्टेंस है दैट 74 पिकोमीटर। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है दैट 74 पिकोमीटर। और फिर यहां पे एनर्जी का वैल्यू कितना रखा था? 0। तो यहां से यहां तक क्या है? एनर्जी क्या है? नेगेटिव। तो यहां पे कुछ नेगेटिव वैल्यू होगा ना, तो मुझे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का वैल्यू याद है, तो यहां पे जो वैल्यू दैट इज -435 किलो जूल्स पर मोल। तो क्या मतलब हो गया इसका? इसका यह मतलब हो गया कि जब दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में बॉन्ड बना तो वहां पे माइनस, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जब दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में बॉन्ड बना तो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, -435 किलो जूल्स पर मोल। एंड दिस मच ऑफ एनर्जी, -435 किलो जूल्स पर मोल, इज कॉल्ड बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। इसको हम बोलते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। कभी कभार हम इसको बॉन्ड एनर्जी भी बोलते हैं, बट दिस इज बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। तो बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। हाँ, अगर आप शॉर्ट में बॉन्ड एनर्जी बोलोगे, फिर माइनस नहीं रखते, फिर प्लस रखते हैं, मे बी थर्मोडायनेमिक्स का कुछ आइडिया होगा। अगर नहीं तो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी आप याद रखिए, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इज -435, मतलब जब ये बॉन्ड बनेगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। हाँ, अगर आपको इसी बॉन्ड को ब्रेक करना है तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो याद है ना, अब बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो जरा मैं यहां पे लिख के रख देता हूं, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक। हाँ, अगर आप बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो, अगर हमने बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है ना, तो दैट इज देन एंडोथर्मिक। अगर बॉन्ड बन रहा है तो प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज होगी। और बॉन्ड अगर हमने ब्रेक करना है तो द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, तो एनर्जी एब्सॉर्ब होगी। तो यहां पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जो मैं बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में, तो इसकी जो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी है, चलो अगर वैल्यू याद भी नहीं रहेगा, आपको फिलहाल वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, चलो मुझे है, आपको भी फिर बाद में याद रहेंगे। तो इसकी जो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी है दैट्स -435, मतलब जब दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन अगर इन्हीं दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो बाहर से इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अब एंड पे लास्ट पॉइंट आज की क्लास में जो हम याद रखेंगे, लास्ट पॉइंट, अब दो एटम्स के बीच में मैं चलो यहां से लिख देता हूं, दो एटम्स के बीच में जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी, दो एटम्स के बीच में जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी, बोलिए जल्दी जल्दी, दो एटम्स के बीच में जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी, एनर्जी रिलीज उतनी ज्यादा होगी कि कम? एनर्जी भी रिलीज उतनी ज्यादा होगी। फिर जरा मुझे बोलिए थर्ड पॉइंट, सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा होगी कि कम? तो अब अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। तो अगर एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी तो जो मॉलिक्यूल बनेगा, या सिस्टम में जनरल में बात कर सकते हैं, तो जो मॉलिक्यूल बना डायटोमिक पॉलीएटॉमिक, उसकी एनर्जी कम होगी। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर कम होगी
तो वो जो मॉलिक्यूल आपका बना उसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगी कि कम, वो ज्यादा होगी। तो ये लास्ट के ये पॉइंट्स आप याद रखिए कि दो एटम्स के बीच में बॉन्ड कब स्ट्रॉन्ग बनेगा, जब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, तो एनर्जी जितनी रिलीज ज्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होगी, और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होगी सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो होपफुली आपको ये समझ आया। तो पढ़ क्या रहे थे, कुछ याद रखा? हमने यूनिट स्टार्ट किया केमिकल बॉन्डिंग। तो मैंने बोला व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, क्यों बनता है? मैंने एक फैक्टर डिस्कस किया, मैंने बोला बॉन्ड बनता है ताकि सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होनी चाहिए। और आज की क्लास में हमने यही डिस्कस किया कि कब एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, कब ज्यादा होती है। तो सेकंड पॉइंट मैंने बोला था कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं या डुप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं। तो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेंगे? या तो म्यूचुअल शेयरिंग से या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करते हैं, फिर हम लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आज बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।